हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। किस तरीके से जो यूरोपीय कंपनियां थीं, पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, फ्रांसीसी, डेनिश, अंग्रेजी, किस तरीके से भारत आए थे। क्या इन लोगों की मंशा थी भारत में आने की, क्या इन लोगों को कारण रहे थे उस समय पर कि इनको भारत आने की आवश्यकता पड़ गई। पहले ये सीधे व्यापार करते थे भारत से, जो सीधा वहाँ से यूरोप होकर के मध्य एशिया से इंडिया की तरफ आते थे। इनकी ज़रूरत थी क्योंकि यूरोप एक ठंडा इलाका है और जहाँ पर ये लोग मीट वगैरह खाते हैं तो मीट पर मसाला डालने से थोड़ा स्वादिष्ट भी हो जाता है और सर्दियों में थोड़ा फायदेमंद रहता है। लेकिन कालांतर में 1453 ईस्वी में कुफ्तुनतुनिया एक जगह है जिस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और जो ये डायरेक्ट व्यापार करते थे भूमि के माध्यम से, उसको उन्होंने लॉक कर दिया। तो यूरोपियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि अब वो व्यापार किस तरीके से करें। बाद में देखने को मिलता है तो जो यूरोपीय राजा थे वो इस बात से चिंतित हो गए। तो उन्होंने देखा जो समुद्री नाविक होते हैं, जो जहाज चलाने वाले होते हैं, उनको उन्होंने हायर करना स्टार्ट कर दिया और उनके माध्यम से बोले कि आप भारत की खोज कीजिए कि भारत के लिए कहाँ से हम शिप रास्ता बना सकते हैं जो कि तुर्क थे और उनके उसे बचा जा सके। इसी बात को लेकर के एक यात्री आते हैं, कोलंबस नाविक। कोलंबस जो स्पेन के रहने वाले थे, 1492 ईस्वी में अपना जहाज लेकर निकलते हैं और वो पता नहीं क्या होता है कि उनका जहाज भटक जाता है और वो सीधा नॉर्थ अमेरिका पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक जाति को देखते हैं, एक जनजाति देखते हैं तो बोलते हैं ये तो रेड इंडियन। अक्सर करके प्रश्न पूछा जाता है, बोलते हैं ये तो रेड इंडियन है। ये वापस आ जाते हैं और इन्हें भारत को खोजने में सफलता नहीं मिलती है। अगली बार ये प्रयास करते हैं, वास्को डी गामा होते हैं जो पुर्तगाल के। वास्को डी गामा निकलते हैं अपना जहाज लेकर के और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए एक गुजराती नाविक होता है अब्दुल मनीक, उसकी सहायता से ये पहुंचते हैं कालीकट, जहाँ का राजा होता है जमूरिन, इनका स्वागत करता है और ये वहाँ पर व्यापार करते हैं। लगभग 3 महीने तक रहते हैं वहाँ पर और बहुत सारा मसाला लेकर के वापस यूरोप की तरफ लौटते हैं। यूरोप में जाने से इनका पूरा खर्चा काटने के बाद इनको 60 गुना लाभ होता है। कितना गुना? 60 गुना लाभ होता है। ये वाली बात पूरे यूरोप में आग की तरह फैल जाती है कि भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है वहाँ पर। और सारी कंपनियाँ, सारे व्यापारी यूरोप की तरफ, इंडिया की तरफ, यूरोप से इंडिया की तरफ चलने लग जाते हैं। दोस्तों, पहले प्रारंभ में कंपनियां जो आ रही हैं उनका सिर्फ एक ही मतलब व्यापार करना, भारत से चीज़ों खरीद के लाना और कहाँ यूरोप में जाकर के बेचना, क्योंकि भारत में सस्ते दामों पर मिल रही थी और यूरोप में वही चीज़ें बहुत ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी यूरोप के मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत थी। जब लोगों की ज़रूरत होती है तो वो ऊंचे दामों पर भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। वास्को डी गामा ये वापस चला जाता है। सारे व्यापारी जो इंडिया होता है, सारे व्यापारी इंडिया के कहाँ आना चाह रहे हैं? इधर, क्योंकि यहाँ पर पड़ता है गुजरात और ये मालाबार तट पर रहता है। मालाबार तट पर कौन, ये इसको मालाबार तट बोलते हैं, इसको ये कोरोमंडल तट है, ठीक है, ये गुजरात वाला कोंकण तट भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर बंदरगाह रहते हैं, ये बंदरगाह, यहाँ पर भी बंदरगाह सूरत बड़ौच, यहाँ पर भी कोचीन और कालीकट बंदरगाह। जो साउथ ईस्ट एशिया से जो भी माल जाता है, क्योंकि यहाँ इंडोनेशिया रहता है,
जो भी माल साउथ ईस्ट एशिया से जाता है वो इन्हीं बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है। कहाँ के लिए? सीधा यूरोप के लिए। तो ये बंदरगाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि अगर कोई इन पर अधिकार कर ले तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो इसी में ये दूसरी बार आते हैं, ये दूसरी बार दोबारा ये आता है वास्को डी गामा। पहला पुरस्कार लिया था वास्को डी गामा आता है पाटुना लाभ लेकर, फिर दोबारा ये 1502 में आता है। 1502 में आता है और दोबारा जब उनसे मिलता है, और ये 1503 में अपनी एक फैक्ट्री लगाते हैं कोचीन में। कहाँ लगाते हैं? अपनी फैक्ट्री कोचीन में लगाते हैं। लेकिन इनके अंदर एक बात थी, ये जलसी रखते हैं जो अरब के व्यापारी थे, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, उनके साथ। ये बात जब उनको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इनका व्यापार चलता रहता है। 1505 में अपनी सेकंड फैक्ट्री लगाते हैं कन्नूर में। फैक्ट्री 1505 में व्यापार करने के लिए क्या लगाते हैं? व्यापार करने के लिए कन्नूर में फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। पुर्तगालियों को पता चल जाता है कि हमारा वहां पर काम ठीक ठाक चल रहा है, तो एक गवर्नर भेजते हैं वहां से। अब गवर्नर का नाम रहता है फ्रांसिस डी अल्मीडा। क्या नाम रहता है? फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा को यह कह करके भेजते हैं आप जाइए वहां पर, और वहां पर व्यापार के साथ साथ हिंद महासागर पर आप अपनी शक्ति बढ़ाइए, एक अधिकार बढ़ाइए, क्योंकि उनकी नेवी बहुत अच्छी थी। और हिंद महासागर पर ये सब करने से क्या होगा कि उन्हें व्यापार के अंदर बहुत लाभ होगा। अब क्या होता है आगे कि अल्मीडा आता है और हिंद महासागर पर ये अपनी एक पॉलिसी लागू करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। बोलते तो हैं शांति जल की नीति के, शांति से हम व्यापार करेंगे, पुर्तगाली बोलते हैं, लेकिन शांति थी नहीं। ये अपने इस पूरे पर, इस वाले पैसिफिक तट पर पूरे पर क्या करना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं, एक अधिकार बनाना चाहते हैं। इसी के बीच में ये कार्टे सिस्टम लागू करते हैं। कार्टे सिस्टम, कार्टे सिस्टम होता है कि कोई भी जहाज हमारे क्षेत्र वाले एरिया से जाएगा वो हमें टैक्स देगा। अगर कोई टैक्स चुकाने में सक्षम नहीं है तो उसके जहाज को कैप्चर कर लिया जाएगा। मुगल बादशाह से भी टैक्स लेते, मुगल बादशाह से भी टैक्स लेते। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी तट है भारत का, वहां पर अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है इसके बाद में? इसके बाद में ये 1509 में चले जाते हैं। फिर अल्बुकर्क आता है 1509 में। 1509 में अल्बुकर्क आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि भाई ये वास्तविक संस्थापक है पुर्तगाली शक्ति का भारत। अल्बुकर्क क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है, कोचिंग को अपना हेडक्वार्टर बना लेता है, कोचिंग को हेडक्वार्टर बनाता है। उसके बाद ये क्या करता है, 1510 में ये गोवा को जीत लेता है। आदिल शाह हैं, बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है। धीरे धीरे इनकी जो पॉलिसी थी थोड़ी सी उग्र होने लग गई। ये व्यापार के साथ साथ कब्जा भी करने लग गए। शुरू में आए थे मसाला लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, लेकिन अभी ये क्या करने लगे? कब्जा करने लगे। 1511 में ये मलक्का पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि मलक्का से होकर के कहाँ जा रहा है? इंडोनेशिया। कार्टे सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है। मलक्का से जो जहाज निकल के जाएगा इंडोनेशिया जाएगा, तो उस पर ये क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। तो मलक्का पर इनका अधिकार होना जरूरी है। प्लस फारस की खाड़ी पर भी इनका अधिकार हो गया। फारस की खाड़ी पर कर लिया क्योंकि वहां से अरब की तरफ जा रहा है। इस तरीके से उन्होंने जो मेन जो जगह थी जहां से व्यापार हो सकता है, वहां पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। अच्छा, एक बात और इनकी देखी, ये कहते थे कि ईसाई जो हैं यूरोप के, वो अफ्रीका वालों से और इंडिया वालों से शादी कर रहे हैं। उससे क्या हुआ?
उससे क्या होगा, इनकी इधर जनसंख्या बढ़ेगी तो जो अरब के जो व्यापारी हैं, जो तुर्क हैं, उनकी शक्ति को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इनके लोग यहाँ पर हो जाएंगे, इनके साथ सहानुभूति जुड़ जाएगी। इस तरीके से अल्बुकर्क ने ये बढ़ाए। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्ना। अभी हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपीय शक्तियाँ आ रही हैं और किस तरीके से अपने आप को सेटअप कर रही हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं देखना। अभी आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे, कब्जा। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्ना, 1529 से 1528 तक रहता है। और सबसे पहले आते ही क्या करता है, कोचीन से अपनी हेडक्वार्टर को गोवा ले जाता है। कोचीन से अपने हेडक्वार्टर को कहाँ ले जाता है, गोवा। कोचीन थी यहाँ पर और ये गोवा ले हेडक्वार्टर गोवा ले जाता है। ये जो नीनो डी कुन्ना होता है, ये क्या करता है, ये पश्चिमी तट पर तो इनका पूरा अधिकार हो रखा है यहाँ पर, क्या इन्होंने गुजरात में कर रखा है, इधर भी कर रखा है, ये इधर को ले जाता है पूर्वी तट की तरफ, क्या मैं इधर भी एक अधिकार करने स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मद्रास में एक रहता है सैंथोम जगह और हुगली बंगाल में। सैंथोम हुगली पर भी क्या करता है, ये अधिकार कर लेता है, जिससे इनकी शक्ति और बढ़ जाती है, किसकी, पुर्तगालियों। उसके बाद ये तमाम बस्तियों पर कब्जा करते हैं, जैसे कि दीप, दमन, साष्टी, बसई, चौल। इस तरीके की ये लगभग जो पूर्वी और पश्चिमी तट हैं, दोनों पर ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पश्चिमी तट पर इनकी शक्ति ज़्यादा मजबूत थी। कालांतर में जब कहानी चलती रहती है, उसके बाद डच आते हैं और अंग्रेज आते हैं, तो इनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा, अगर अकेला व्यापारी अपने वस्तु बेच रहा है या व्यापार कर रहा है तो उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, लेकिन जब 2-3-4 व्यापारी आ जाते हैं, प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर। इस तरीके से हमने देखा कि ये पुर्तगाली किस तरीके से आए और किस तरीके से चालबाजी से इन्होंने अपना इंडिया के अंदर सेटअप किया। देखते हैं डच किस तरीके से, डच का क्या स्टेटस था। इसके बाद आते हैं डच। और डच ये 1602 ईस्वी में क्या होता है कि जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कंपनी बनती है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो इसको, इन कंपनियों को एक करके, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इन कंपनियों को एक करके और इनको भेजा जाता है भारत के लिए कि जाइए और 21 वर्ष तक आप भारत में व्यापार कीजिए, वहाँ अधिकार कीजिए, वहाँ डकैती डालिए, वहाँ अटैक कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 21% कीजिए। और इसकी देखरेख के लिए क्या करते हैं, 17 व्यक्तियों का बोर्ड का गठन कर देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी थी, डच सरकार ने कहा कि 17 व्यक्ति हम आपको दे देते हैं और इनका गठन करके आप जाइए और वहां पर पूर्व के साथ व्यवहार कीजिए। डच चलते हैं, शुरू में डच आते हैं तो इनकी मसालों में रुचि थी, मसालों के अंदर रुचि थी, लेकिन ये क्या करते हैं, मसालों के अंदर रुचि तो इंडोनेशिया उस समय प्रमुख केंद्र था मसालों का, तो इंडोनेशिया में जाकर के पहुंचते हैं। डच कहाँ पहुंचते हैं, इंडोनेशिया में जाकर के, वो प्रमुख केंद्र आता उस समय पे इंडोनेशिया। वहां इनका चलता रहा। उसके बाद ये देखते हैं कि पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में खोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है, और दूसरी फैक्ट्री 1610 में खोलते हैं पुलिकट, जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पुलिकट, और इसी को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं पूर्वी तट पर। तो ये इस तरीके से अपना करते हैं। ये है इंडिया, ये पुलिकट यहाँ पर, और ये इधर मछलीपट्टनम, यहाँ पर अपनी दोनों फैक्ट्री खोलते हैं, पुलिकट में और मछलीपट्टनम में। ठीक है, और पुलिकट में ये अपना बना लेते हैं हेडक्वार्टर, पुलिकट में हेडक्वार्टर बना लेते हैं, और ये अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं औरंगजेब के पास कि हमें देखो ऐसे हमने फैक्ट्री वगैरह बना ली है, हेडक्वार्टर बना लिया है, और हमें थोड़ा व्यापार करने की आप अनुमति दे दीजिए।
और जी बोला ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि 3.5% चुंगी कर दीजिए और आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना व्यापार कर सकते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दोस्तों उस समय पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत उपजाऊ क्षेत्र थे। तमाम तरीके की नदियां बह रही हैं, गंगा, उधर से ब्रह्मपुत्र, ये सारी चीजें इधर आ रही हैं। इस जगह पर हर कोई अधिकार करना चाह रहा है। आगे चल करके आप देखोगे कि सारी राजनीति इधर से ही हो रही है। बाद में जाकर के मद्रास को और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। कारण क्या रहता है उसमें, इनको ये व्यापार करने का इनको अनुमति मिल जाती है। इन्होंने देखा कि हम तो यार मसालों पे ही लगे हुए थे, यहाँ तो कपड़े भी मिलने, भारतीय कपड़े, और उनको हम कोरोमंडल और बंगाल से, अगर बंगाल और गुजरात से निर्यात करेंगे कहाँ के लिए, यूरोप के लिए, तो और हम ज्यादा धन कमा सकते हैं। हम तो सिर्फ मसाले के चक्कर में घूम रहे हैं। यहाँ तो कपड़े ही भेजेंगे तो वहां लोग ठंड से बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने उसकी जरूरत नहीं है। कपड़े भी पहने जाते हैं तो क्लाइमेट के हिसाब से पहने जाएंगे। तो ठीक है, मसाला, इन्होंने कपड़ों पर भी ध्यान दिया। इस तरीके से इन्होंने भी काफी अपनी फैक्ट्री, कोठी वगैरह बनाई इस तरीके से। लेकिन फाइनली क्या होता है कि 1759 में एक बेदरा का युद्ध होता है, और बेदरा जगह पड़ती है कहाँ पर, बंगाल में। किसके मध्य होता है, अंग्रेजों और डचों के मध्य, और फाइनली इनको पराजित कर दिया जाता है। अभी सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आए थे और किस तरीके से इन्होंने अपना सेटअप बनाया। आगे चल करके हम इसी टॉपिक में देखेंगे कि किस तरीके से इनके युद्ध रहे, यहाँ के राजाओं के साथ में, यहाँ के छोटे छोटे गुटों के साथ में, क्या चुनौतियां रही होगी मुगलों के साथ में, इनकी मराठाओं के साथ में, मैसूर के साथ में, कर्नाटक के साथ में, ये चीज हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि ये आए कैसे और सेटअप कैसे हुआ। समझदार क्लियर होगा सभी को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजों की, जिनके बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि अंग्रेजों की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना पहले हो चुकी थी डच से 1599 में, लेकिन वो आई नहीं थी। स्थापना तो पहले हो गई थी। महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ क्या करती है कि 15 वर्षों के लिए बोलती है कि आप जाइए और ईस्ट के साथ व्यापार कीजिए, 15 वर्षों के बाद देखा जाएगा वो होगा। ये चलते हैं, और 1660 में इनका एक अधिकारी रहता है कैप्टन हॉकिंस। जब तक महारानी एलिजाबेथ जी एक्सपायर हो जाती हैं, इनके बाद जेम्स प्रथम रहते हैं, और ये कैप्टन हॉकिंस ये पहुंचता है जहांगीर के दरबार में। ये सूरत बंदरगाह पर अपना फैक्टर नामक एक जहाज होता है, इसको सूरत बंदरगाह पहुंचते हैं, और वहां के बाद ये पहुंचते हैं कहां पर, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस। हालांकि जो पत्र लेके आया था जेम्स प्रथम का, वो अकबर के लिए लेके आया था, लेकिन ये जब तक पहुंचे तब तक अकबर निकल लिए। अब वहां बैठा जहांगीर, जहांगीर से रिक्वेस्ट करता है कि महाराज हमें थोड़ी सी जगह दे दी जाए तो हम अपनी एक फैक्ट्री खोल लें जहां पर हम व्यापार कर सकें। हालांकि जहांगीर इनको दे देता है, बोलता है कि ठीक है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सूरत में जगह दे देता है इनको, फैक्ट्री खोल। लेकिन क्या होता है कि जो अरब के व्यापारी थे और जो पुर्तगाली थे, इस समय पर तो पुर्तगाली सशक्त थे, उन्होंने विद्रोह कर देते हैं और वो परमिशन इसको कैंसिल करनी पड़ती है जहांगीर को। अंग्रेजों को ये पता चल जाता है कि भाई पुर्तगाली जब तक है तब तक भैया हमारा कुछ नहीं हो सकता, इनको हराना पड़ेगा पहले। ऐसा काम चलता रहा। उसके बाद एक युद्ध होता है स्वाली का युद्ध 1611 में। स्वाली का युद्ध होता है, उसमें ये अंग्रेज क्या करते हैं, पुर्तगाली बेड़ा है उसको पकड़ लेते हैं और युद्ध में हरा देते हैं। युद्ध में हरा देते, जहांगीर बहुत खुश हो जाता है,
बोलता है ये तो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है, ये तो बहुत काम की चीज़ है, और इनको अनुमति दे देता है 1613 में कि आप जाइए और सूरत में फैक्ट्री खोल लीजिए। और 1613 में क्या होता है, सूरत में फैक्ट्री अपनी पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं। हालांकि उन्होंने 1611 में मुसलीपट्टनम में अपनी और अरमा गांव में व्यापारिक कोठी बना रखी, मुसलीपट्टनम अरमा गांव में, लेकिन वहां पर इनको डच, कौन थे, डच, उनको बहुत परेशान कर रहे थे। मुसलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री इन्होंने खोली थी, तो वहां पर मुसलीपट्टनम को बहुत परेशान किया डचों ने। अरमा गांव में जो डचों का जो हेडक्वार्टर था पुलिकट में, वो वहां पे थोड़ी दूर था, तो वहां पर ये बहुत परेशान करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जहांगीर से परमिशन ली और सूरत में पहली फैक्ट्री खोल दी। उसके बाद देखते हैं तो गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया, इनका देखते हुए वर्चस्व, इनको गोल्डन फरमान जारी किया और बोला कि तो गोलकुंडा के जो भी बंदरगाह हैं, गोलकुंडा के बंदरगाह, वहां पर तुम व्यापार कर सकते हो, हमें थोड़ा बहुत टैक्स दे दिया करना और आप व्यापार कीजिए। अंग्रेज बोले इससे क्या बढ़िया हो सकता है, ये व्यापार करने लगे। लेकिन 1639 में क्या होता है कि एक फ्रांसिस डे नाम का एक अंग्रेज अधिकारी रहता है, वो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेता है। मद्रास बोले तो आधुनिक चेन्नई, चंद्रगिरी राजा से मद्रास को क्या करता है, वो पट्टे पर लेता है। आगे चलकर उसको क्या करते हैं, किलाबंद कोठी बना देते हैं, उसकी क्या किलाबंदी कर देते हैं, जो संतरी लगा दिए, उस पर तोप लगा दिए, बंदूक लगा दी, उसकी किलाबंदी कर 1639, और उसी का नाम बना देते हैं क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने, फ्रांसिस डे ने बनाया, कहां पर, वो मद्रास के। बड़ा विचित्र खेल कर चल रहा है, आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाने लग गए और किलेबंदी करने लग गए, बताइए। उसके बाद दोबारा से क्या होता है कि 1615 ईस्वी में टॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में बोलता है कि महाराज हमें थोड़ा सा और अगर एक फरमान ऐसा जारी कर दो जिसके तहत हम पूरे इंडिया के अंदर व्यापार कर सकें, थोड़ी और छूट प्रदान कर दो। जहांगीर बोलता ठीक है, कर देते हैं। उसके बाद अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं सूरत, बड़ौत, सूरत में ऑलरेडी है ये, बड़ौत में, अहमदाबाद में, आगरा में, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री खोल लेते हैं और इनका ये चलने लग जाता है। 1661 में क्या हुआ था, पुर्तगालियों की, ये पुर्तगालियों से लड़ने लग जाते हैं, पुर्तगाली भी परेशान हो जाते हैं और वो उनसे संधि करना चाहते हैं, पुर्तगाली सहमति करना चाहते हैं। पुर्तगालियों ने क्या किया कि पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी कैथरीन, उसकी शादी कर दी थी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। और चार्ल्स द्वितीय को उन्होंने क्या किया, मुंबई क्या कर दिया, दान में दे दिया, डोगरी में दहेज के रूप में मुंबई था, वो किसको दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि जो मुंबई था उसको किसको दे दिया लीज पर, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोला आप हमें ऐसा कीजिए 10 पाउंड वार्षिक टैक्स दीजिए, 10% वार्षिक टैक्स दीजिए और आप इसको ले लीजिए मुंबई को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ही इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय राजा से मुंबई को किराए पर ले लिया। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत में इजाफा हुआ, बढ़ गई और मुंबई आ गया आपको, ठीक है। धीरे धीरे काम चलता रहा और आगे चल करके जेराल्ड लंगियार को क्या किया, मुंबई का गवर्नर बनाया गया। मुंबई का गवर्नर, घटना घटी कि जेराल्ड लंगियार को मुंबई का गवर्नर बनाया। इससे पहले अंग्रेज अधिकारियों ने मैसेज दिया कि भाई अब समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति का और विस्तार करें और आप अपने हाथ में नंगी तलवार ले लीजिए। इसी नीति का अनुसरण करते हुए क्या होता है, ये सर जॉन चार्ल्ट था, सर जॉन चार्ल्ट, सर जॉन चार्ल्ट, ये चुट्टा क्या करता है कि ये क्या करता है, ये सर जॉन चार्ल्ट को मुंबई और पश्चिमी जो मुगल बंदरगाह हैं
वहां पर अपना डेरा लगा देता है। यहाँ पर ये अपना डेरा लगा देता है। डेरा लगा लेता है और ये मुगल के जहाजों को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और उस समय केंद्र में कौन बैठा है, औरंगजेब। जब ये पकड़ लेता है और जो फारस की खाड़ी की तरफ जो हज यात्रा जाती थी मक्का मदीना के लिए, उनको भी ये पकड़ने का प्रयास करता है, उनको भी अपने उसमें पकड़ने का प्रयास करता है। औरंगजेब को पता चल जाता है, औरंगजेब अपनी सेना लेकर के आता है और इनको हरा देता है। जेराल डंगर हार जाते हैं, माफी मांगते कि महाराज माफ कर दो, अब किया, अब नहीं ऐसा होगा। औरंगजेब बोलता चलो ठीक है, 1.5 लाख रुपया खर्चाना दे दीजिए, हम आपको छोड़ दें। अब इस तरीके से औरंगजेब को छोड़ देता है। आपने देख लिया हुआ किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना सेटअप किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे डेन और फ्रांसीसी, और आखिरकार इन 5 कंपनियों के अंदर सबसे जो बड़ी महाशक्ति वर्ग के आती है वो रहते हैं अंग्रेज। फिर अंग्रेजों का युद्ध क्या रहता है, पहले तो इनका युद्ध ये यूरोपीय कंपनियों के साथ है, एक अधिकार का युद्ध, जब मैं व्यापार करूँ मैं व्यापार करूँ। जब ये निकल के आएंगे बाहर तो फिर इनका युद्ध बंगाल, मैसूर, अवध, मुगल बादशाह, कर्नाटक, इनके साथ जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनके साथ उभर के आता है। क्योंकि उस समय केंद्र में जो अयोग्य शासक बैठे हुए थे, 1707 में ये मर जाता है औरंगजेब, और तमाम तरीके के फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम, ये लोग रहते हैं, ये अयोग्य थे और अंग्रेज इनका फायदा उठाते हैं। उस समय पर जो राजा थे इंडिया के अंदर, वो बिखरे बिखरे हुए थे, सब एक दूसरे को साथ नहीं देता। अंग्रेज क्या करते हैं, उनके मैटर में इंटरफेयर करते हैं और दूसरे राजाओं के साथ संधि करके उनको हरा देते हैं। उसमें आप देखेंगे आगे चलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।